आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। अब ऐसा लग रहा है आरएसएस पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मैं ये क्यों कह रही हूं मैं आपको बताने जा रही हूं। कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, आपको याद होगा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों तक ये खबर ना पहुंची हो कि उन्होंने आरएसएस को एक लेटर लिखा, मोहन भागवत को, और लेटर लिखकर उन्होंने उनकी फंडिंग के सोर्स के बारे में, उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में, इन तमाम चीजों के बारे में उन्होंने उनसे सवाल किए हैं। और इसको लेकर बहुत बड़ा बवाल भी हुआ। और अब ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो राहुल गांधी लगातार आइडियोलॉजिकल एक पॉलिटिकल वॉर जो है वो लड़ रहे हैं, और वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, और इसमें बीजेपी और आरएसएस वो एक सांस में इन दोनों का नाम लेते हैं। अब उसकी शुरुआत, आरएसएस को कटघरे में खड़ा करने की शुरुआत, उस पर शिकंजा कसने की शुरुआत, उनकी फंडिंग, उनका रजिस्ट्रेशन और उनसे जुड़े तमाम लीगल जो एस्पेक्ट हैं, उनसे जुड़े सवाल अब कांग्रेस पूछती हुई नजर आ रही है। प्रियांक खड़गे ने जो लेटर लिखा था, अब उस पर देखिए सफाई देते हुए मोहन भागवत नजर आ रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि 100 साल में कभी किसी ने हमसे ऐसा सवाल नहीं पूछा, ये राजनीति से प्रेरित है। अब आप सोचिए कि आप एक रजिस्टर्ड अगर एनजीओ हैं तो आप फिर जवाब दीजिए। जवाब यह है कि वो रजिस्टर्ड एनजीओ है ही नहीं। और मैं एनजीओ का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि एनजीओ का शब्द जो है, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भाषण अपना जो 15 अगस्त पर दिया था, तब उन्होंने इसी शब्द का इस्तेमाल आरएसएस के लिए किया था। अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का भी तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो आरएसएस और हिंदू धर्म को, यानी कि आरएसएस अब हिंदू धर्म का पर्याय क्या बन चुका है, वो इस तरह से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उसका भी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का भी तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी कि वो भी कोई रजिस्टर्ड नहीं है। अब धर्म कब से रजिस्टर्ड होने लगे, ये भी पूछा जाना चाहिए। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जब शुरू में जब आरएसएस बना था, 10-15 साल तक इस तरह के सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब ये सवाल पूछा जा रहा है पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। अब लग रहा है कि कांग्रेस और आरएसएस के बीच में अब एक तरह की दूसरी जंग जो है वो शुरू हो गई है। दूसरा, आपको ये याद होगा कि सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने ये कहा था कि किस तरह से सावरकर ने माफी मांगी थी। इसको लेकर उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया गया, और मुकदमा किया जो सावरकर थे उनके पोते ने। और अब जब वो उनके पोते कोर्ट में पेश हुए, पुणे की पीएमएलए कोर्ट में, तो उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है और कहा है कि हाँ, उनके दादा यानी कि सावरकर ने माफी मांगी थी, और एक नहीं बल्कि 10 बार उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी। और उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि जो दूसरे क्रांतिकारी थे उन्होंने ये लेटर नहीं लिखा था जिसमें उन्होंने शहीद भगत सिंह का नाम भी लिया है। तो आप ये सोचिए कि किस तरह से एक तरफ आरएसएस, दूसरी तरफ सावरकर, कैसे मुंह की खानी पड़ रही है आरएसएस को, ये साफ तौर पर दिख रहा है। राहुल गांधी की हम इसमें एक तरह से जीत मानेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर उनके पोते जो हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक बार उन्होंने कहा कि 10 बार दया याचिका की बात जो है, जो सत्य की है, उन्होंने सत्य की सावरकर जो पोते हैं सावरकर के, उन्होंने ये अदालत में माना है। और उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, युद्ध बंदी के जो दूसरे प्रिजनर्स थे, उन्होंने कोई भी इस तरह की रियायत या नरमी नहीं मानी। इसीलिए तो कहा जाता है कि आरएसएस का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ माफी वीर हैं। ये जब जब इनके ऊपर कुछ आके पड़ता है, ये हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। और उनके जो सबसे बड़े नायकों में शुमार है सावरकर, उनकी बात तो खुद उनके पोते एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं लेफ्ट पार्टी के लीडर और इसके साथ साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट लगातार आरएसएस और उन सबकी विचारधारा पर बहुत बेबाकी से बोलते रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच बुशरा, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सवाल मेरा करने का मौका दिया। जी जी विवेक जी, सवाल मेरा यही है आपसे कि आरएसएस को लेकर ये दूसरी तरह की जंग, एक तरफ हम देख रहे थे कि विचारों की जंग राहुल गांधी ने छेड़ी हुई है, कांग्रेस ने छेड़ी हुई है, और दूसरी तरफ अब अगर प्रियांक खड़गे ने, पहली बार मुझे लग रहा है कि किसी प्रदेश के गृह मंत्री ने इस तरह की चिट्ठी आरएसएस मोहन भागवत को लिखी है, लग रहा है कि बहुत हार्ड हिट किया है और इसीलिए वो सफाइयां देते घूम रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, देखिए, ये जो किया है ये बहुत
देर से किया। इस चीज की शुरुआत दशकों पहले हो जानी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बड़ा एक नेशनल कंट्रीब्यूशन है इस पार्टी का, बट देयर वर सम एलिमेंट्स, देयर द पीपल जो कि ब्राह्मणवाद और जो एक संघ की आइडियोलॉजी है, मनुस्मृति, हिंदू राष्ट्र, इसके कुछ एलिमेंट्स कांग्रेस में भी थे जिसकी वजह से समस्या आई है। और एक क्लियर कट स्टैंड जो राहुल गांधी के समय में आज ले रही है कांग्रेस, अगर ये बहुत पहले ले लिया होता तो आज मुल्क के सामने समस्या खड़ी नहीं होती। नंबर 1। नंबर 2, ये जो प्रश्न आपने पूछा, ये प्रश्न मैंने नेशनल मीडिया के हर चैनल के ऊपर संघ के प्रवक्ताओं से और बीजेपी से पूछा। मैंने बोला व्हाट इज द स्टेटस ऑफ आरएसएस? आप ट्रस्ट हैं, आप सोसाइटी हैं, आप कंपनी हैं, आपका क्या लीगल स्टेटस है, कोई टिन नंबर, जीएसटी क्या है आपके पास? आप टैक्स वैक्स भरते हैं, नहीं भरते हैं? कहां से फंडिंग आती है? कौन कौन चंदा देता है? कम्युनिस्ट पार्टियों का आप वेबसाइट पे अगर जाएगा, कोई भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहा है, पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है ऐसा, हर साल के डोनेशंस, लिस्ट ऑफ द पीपल डोनेटिंग, एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये चीज आरएसएस क्यों नहीं करती? तो आप साहब जो इनके ऑर्गेनाइजर के एक बहुत प्रमुख पत्रकार थे, कह रहे साहब इससे फर्क क्या पड़ जाता है, वी आर अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। आप 5 आदमी जाकर के खड़े होकर के सुबह पार्क में घूम रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई आपसे नहीं कह रहा रजिस्टर करिए। लेकिन अगर आपके फाइनेंशियल इंटरेक्शंस हैं और बड़े लेवल के हैं, झंडेवाला में एक बड़ी चमकदार बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है, नागपुर है, ऐसे अनेकों जगहों पे अक्रॉस द कंट्री इन द लास्ट फ्यू इयर्स, इन द लास्ट 1 डेकेड बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, पैसा आया है। बाबा हरनाथ का एक मंदिर था, उसको हटा करके आरएसएस की पार्किंग बनी है, ऐसा सोशल मीडिया में खबरें आई, बहुत से लोग वहां पे थे। यहाँ झंडेवाला की बात मैं आपको बता रहा हूँ। सो व्हाट इज द स्टेटस? फिर इनका दूसरा जो रिप्लाई है वो भी आप सुन लीजिए। असल में क्या है साहब, हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, वो रजिस्टर्ड है तो हम उसका कलेक्शन है। दिस इज एब्सर्डिटी। आप कुछ छुपा रहे हैं, आप क्या छुपा रहे हैं उसमें क्लैरिटी दीजिए। पैसा विदेश से आ रहा है कि देश से आ रहा है? कौन कौन दे रहा है? राजीव गांधी फाउंडेशन ने ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ा सा पैसा लिया, उसके लिए आपने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। बट व्हाट इज योर स्टेटस? एंड यू आर नॉट हिंदू रिलीजन। आप मदरसों को फ्री कर दीजिए। फिर आप किसी भी मुस्लिम बॉडी को कोई रजिस्ट्रेशन की आज से देश में जरूरत नहीं है, वो बिल्डिंगें अनरजिस्टर्ड रूप में बना सकती है। ये डिक्लेयर करे मोहन भागवत, इस देश की सरकार इस चीज को डिक्लेयर करे। भाई एक मंदिर बनाने का तरीका क्या है इस देश में? आप पहले एक सोसाइटी बनाते हैं, चाहे आपका मदरसा हो। एक सोसाइटी बनाने के बाद आप जमीन के लिए अप्लाई करते हैं, डीडीए हुडा जो भी उसकी अथॉरिटी है आपको जमीन अलॉट करती है, आपकी वो सोसाइटी उसकी फंक्शनिंग करती है। दिस इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस आरएसएस क्यों नहीं फॉलो करता है? क्या छुपा रहे हो? क्यों भाग रहे हो? क्यों अपने लोगों के नाम आप डिस्क्लोज नहीं करते हो? 2-1 ऊपर के लोग, आपके लोग अमेरिका जाते रहते हैं, वहां की सरकारों से भी बातचीत करते रहते हैं, ऐसा सुनने में आया, ऐसा जो हम देखते हैं। वहां से भी आपके स्टेटमेंट देखते हैं, हमने राम माधव जी का भी स्टेटमेंट एक देखा था, किस तरीके से वो बिल्कुल नतमस्तक हो गए थे, बाद में फिर क्लैरिफिकेशन देते फिर रहे थे। सो दीज आर ऑल डिजाइन्स। अब द प्रॉब्लम ऑफ द मैटर इज कि ये किसी भी चीज को डिस्क्लोज करना नहीं चाहते, एंड सम एक्शन हैज टू बी टेकन। इसके लिए लीगल रिकोर्स मेरे ख्याल से इट विल बी द नेक्स्ट स्टेप विद द कांग्रेस पार्टी एंड द अदर सेकुलर पीपल, दे विल बी टेकिंग। और ये होना भी चाहिए मेरे ख्याल से। धर्म और संगठन अलग अलग चीज है। आपकी मस्जिद अलग है, इस्लाम अलग है। अगर आप एक बड़ी मस्जिद के लिए जमीन मांग रहे हैं एक सरकारी अथॉरिटी से या मंदिर के लिए, तो सोसाइटी बना के ही मांगी जाती है, अनलेस आपका पर्सनल डोनेशन। सो हमें, अगर पर्सनल है तो बताइए। तो देयर इज विवेक जी, ये तो कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी क्लेम नहीं करते हैं, ये तो कल्चरल बोलते हैं। और जब कल्चरल आप अपने आप को बोल रहे हैं और फिर आप अपने आप को हिंदू धर्म से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू धर्म का भी तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या फिर और तमाम लोगों को भी इसी तरह की आजादी है कि वो कहीं से भी फंडिंग ले, कहीं पर भी अपने आलिशान 5 स्टार अपने ऑफिसेस बनाए और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी? भाई आरएसएस को तो बाहर से तमाम जगहों से फंडिंग होती है, तो और अगर फंडिंग नहीं होती है तो फिर ये जो आपके आलिशान ये सब बन रहे हैं आपके लगातार 12 साल में, तो इतने उनके नए ऑफिसेस बने हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है, तो ये क्यों बन रहा है? आप क्या कानून से ऊपर है? जब एक ठेले वाले, एक खोमचे वाले तक का रजिस्ट्रेशन होता है तो आपका क्यों नहीं होगा? क्या आप कानून से ऊपर है? ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, बिल्कुल ये कानून से ऊपर है और ये कह रहे हैं इस बात को कि हम कानून से ऊपर हैं। कोई भी इवेंट होता है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
संघ के सरसंघचालक उनको बुलाते हैं साहब, क्यों बुलाते हो आप? यहाँ पे तो ये हाल हो गया है, मैं देख रहा था कुछ वीडियोस में कि पुलिस जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा है किसी भगवा वाले धर्मगुरु को, कोई आरएसएस के किसी फंक्शनरी को गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा है। इस देश में हो क्या रहा है कोई नहीं जानता। एक वीडियो देखी, उसमें पुलिस थाने में एक भगवा पहने हुए व्यक्ति आता है, पुलिस उसको सैल्यूट करती है, वो जाकर के ऐसे जो कुर्सी में बैठ जाता है। सो आई मीन व्हाट इज हैपनिंग इन दिस नेशन, नोबडी नोज। आपने सब कुछ ताक पे रख दिया। आप कह रहे हैं साहब हिंदू मेजोरिटी है तो ये तो हिंदू राष्ट्र है तो हटाओ फिर कॉन्स्टिट्यूशन, और आप बोलिए कि आप नहीं मानना चाहते उस चीज को जो आपकी मंशा है। सारे, अब हमने पिछले डिस्कशन में क्या डिस्कस किया था, दे आर ट्राइंग फॉर अ 2/3 सुप्रीम मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, जिससे ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदले और बदलने के बाद इसको एक हिंदू राष्ट्र की रूपरेखा दे। इसीलिए धड़ाधड़ ये सारी पार्टियों को खत्म करके फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन के साथ ये अपने इस गोल को अचीव करना चाहते हैं। कांग्रेस में एक जो तारीफ मैं एज अ लेफ्ट लीडर करूंगा, वो अगर हारते थे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते थे, फिर हार्ड वर्क करते थे, फिर आते थे। 70s में हारी मिसेस गांधी, 1980 में फिर आई, नरसिम्हा राव हारे, लेकिन 2004 में यूपीए फिर बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। सो यू मस्ट नो हाउ टू लूज एंड हाउ टू विन एंड यू मस्ट एक्सेप्ट बोथ ग्रेसफुली। ये चीज कांग्रेस के अंदर है, इसीलिए हम जो कम्युनिस्ट हैं वो कांग्रेस को एक सेक्युलर और डेमोक्रेसी के अंदर डर है कि अगर सत्ता से चले गए फिर आए ना आए क्या होगा, इसलिए जो भी डिमोलिशन कर सकते हो जस्ट डिमोलिश। तो इट इज एन आइडियोलॉजी ऑफ डिमोलिशन राइट नाउ which they are trying to follow, और संघ की नीति को ही ये इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। काल्पनिक एक थियोलॉजी 5000 साल पुरानी, 6000 साल पुरानी, कोई 10,000 साल पुरानी कह रहा है, उसको रेप्लिकेट करने के लिए they don't want to accept other religions, they don't want to accept other philosophies। इनके हिसाब से इमिग्रेशन होना ही नहीं चाहिए कभी। अब एक लड़के ने अभी इस्लाम को कबूल किया, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से है, उसने अपने मन से कबूल किया। He used to listen to some videos, उसको एक अच्छा इंप्रेशन आया, उसने और कुरान वगैरह पढ़ा। He felt convinced that this is the right thing for me to do. It's a free world and my constitution guarantees it। उसका जो हैरेसमेंट हो रहा है उस लड़के का और उसके फैमिली का, और उसमें कम्युनिटी भी कूद पड़ी है, उसमें संघ भी, सब कूद पड़े हैं उसके अंदर कि ये एक लड़का अपनी मर्जी से इस्लाम क्यों अपना रहा है। वो खुल के कह रहा है साहब, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ माई अफेक्शन फॉर एनी वुमन, इट इज नॉट बिकॉज आई एम बीइंग ऑफर्ड एनी मनी, आई एम डूइंग इट बिकॉज आई फील इट। और उसने उन फिलोसोफर्स के नाम भी बताए जिनके वो वीडियो सुनता था, और उसकी सिस्टर को लास्ट में आकर के कहना पड़ा दैट प्लीज डोंट डिस्टर्ब माय ब्रदर। उसने ये जो डिसीजन लिया है अपनी मर्जी से सोच समझ करके लिया है, आप कृपा करके उसको वापस खींचातानी मत करिए। ही इज नॉट गोइंग टू कम, यू आर हैरेसिंग हिम, यू आर डिस्टर्बिंग अस। उसके सिस्टर को आकर के सोशल मीडिया पे बेबाकी से इस बात को रखना पड़ा। ये मुल्क के हालात हैं, यहां मुल्क जा रहा है। आरएसएस मींस हिंदुइज्म, हिंदुत्व ऑफ बीजेपी, यह सही परिभाषा है हिंदुत्व की। जो जितना मुसलमानों को गाली देगा वो उतना अच्छा हिंदू है ना। कोई भी पोजीशन में अगर एक मुसलमान, मैंने कल नेशनल टीवी पे सीधा बोला, मैंने बोला अगर आप कह रहे हैं कि आप सेकुलर हैं, आरएसएस, आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, आपका जो पॉलिटिकल विंग है बीजेपी, उसको कृपा करके निर्देश दीजिए कि 2029 के इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश में से 80 मेंबर पार्लियामेंट की सीट में से कितने मुसलमानों को टिकट दोगे, हाउ मेनी विल यू गिव इट टू देम। तो साहब वो कूद गए, अब भैया हम क्यों करें, हम तो जी नॉन पॉलिटिकल हैं, हम तो सांस्कृतिक संगठन है। हर पॉलिटिकल डिसीजन में मोहन भागवत और संघ का इंटरफेरेंस है। देश कैसे चल रहा है ये निर्धारित कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज में कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, संघ डिसाइड्स। इट इज द क्लियरिटी। इतिहास को बदला जा रहा है, यू आर चेंजिंग द एंटायर हिस्ट्री। और उसके बाद आप कहते हैं साहब वी आर जस्ट अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यू आर नॉट अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यू आर नॉट इवन एन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट यू आर वी डोंट नो। इफ यू आर अ ग्रुप ऑफ बॉयज यू बेटर बी क्लियर। अगर आप ग्रुप ऑफ बॉयज हैं, आप मुझे बताइए, कल एक मदरसे में अगर चीजें ठीक से क्वांटिफाइड ना हो और पैसा इधर का उधर 10 रुपए भी हो जाएगा, तो आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा करके मौलवी साहब को सीधा जेल में डालेंगे। और यहां करोड़ों के जो चीजें चल रही हैं, आई डू नॉट नो। अभी तो अफवाहें ये भी आई थी साहब कि राम मंदिर के अंदर भी चंदे का बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। पूरा सोशल मीडिया उस न्यूज से फिल्ड अप था, बहुत सारे लोग उसके डिस्कशंस कर रहे थे। वही नहीं, चंदा ही नहीं विवेक जी, अब नई खबर है कि वहां पर जो बहुत महंगी गिफ्ट्स जो दिए गए थे, भास्कर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि जो गिफ्ट दिए गए थे, जो मूर्तियां दी गई थी,
और जो हीरे से स्टडेड जो मूर्तियां दी गई थी वो गायब है जी। वहां से। तो आप सोचिए कि क्या हो रहा है वहां पर। अब आपने जाके जब पूरा हंगामा हुआ है तो एसआईटी गठित की गई है, लेकिन उससे पहले हाँ। कहाँ सो रहे थे? मंदिर जैसी जगह में, वो भी राम मंदिर जैसी जगह में हाँ। ये सब कुछ हो रहा है। तो ये नहीं, एक ये बड़ा सवाल सब है। लेकिन मैं आऊंगी दूसरे सवाल पर विवेक जी, कि जी सावरकर वाली बात पर। जी सावरकर ने दया याचिकाएं जो है वो उसकी बात मानी है कि 10 बार दया याचिका की बात जो उनके पोते मानते हुए नजर आ रहे हैं। सावरकर को कितना ग्लोरीफाई किया जाता है, ये गोदी मीडिया ग्लोरीफाई करता है उनको, फ्रीडम फाइटर की तरह दिखाया जाता है, जेल में उनके साथ यातनाएं हुई, ये सब कुछ हुआ, फिल्म बाकायदा तौर पर सावरकर को लेकर बनाई गई। अब तो उनके पोते कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दूसरे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कोई दया याचिका नहीं लिखी, लेकिन सावरकर ने एक नहीं 10 बार दया याचिका लिखी। यही बात तो राहुल Yes. गांधी कह रहे थे जो उन पर मानहानि का मुकदमा हुआ है। देखिए, यू हैव टू डिसाइड इन दिस नेशन कि आपका हीरो कौन है। और हम किसी भी मनुष्य को, एनी ह्यूमन बीइंग, एक इंसान को हीरो क्यों मानते हैं? हम कहते हैं मदर टेरेसा, आई फील शी इज अ हीरो। उन्होंने जो आकर के, मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं मदर टेरेसा का। शी वाज 19 ईयर ओल्ड, शी वाज अ नन, शी केम, कलकत्ता में थी, चर्च के बाहर एक औरत वृद्ध अवस्था में पड़ी हुई थी, बीमार थी, उसके ऊपर चींटियां चढ़ चुकी थी जो एक जिंदा औरत को खा रही थी। और हमारे देश के, हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के लोग, कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से उधर जा रहा है, कोई रिक्शा चल रहा है, नोबडी वाज इवन बॉदर्ड। ये 19 साल की लड़की, इसने उस महिला को उठाया, लड़ाई करी, एक रिक्शे वाले से चढ़ाया, हॉस्पिटल लेकर के गई, उन्होंने भर्ती करने से मना किया, शी फॉट इट आउट। और उसके बाद में चर्च छोड़ के मिशनरीज ऑफ चैरिटी को शुरू किया। एक चेकोस्लोवाकिया से आई हुई 19 साल की लड़की ने, बिकॉज शी फेल्ट कि मानवता के आधार पे हमें कुछ करना है, and she dedicated her life. This is heroism. Bhagat Singh एक हीरो। He said, I know मुझे मरना है, मुझे मालूम है कि जो मैं करने जा रहा हूं इससे they will not leave me. He was aware of it. चंद्रशेखर आजाद के उनके साथ डिस्कशन थे इस विषय में। ये कोई हीट ऑफ द मोमेंट में लिया हुआ डिसीजन नहीं था। It was a conscious decision of a Marxist. He said कि नहीं, ये करना पड़ेगा और मैं करूंगा इस चीज को। And he moved ahead. वो माफी मांगते, छोड़ दिए जाते, मुखबिरी करते, अपने साथियों के नाम बताए जाते, शायद उनको भी एक सो कॉल्ड पेंशन या सैलरी मिलनी शुरू हो जाती, बट ही सेड नो, नथिंग डूइंग। सो दैट इज व्हाई ही इज अ हीरो ऑफ द यूथ। चे गुएवारा, चे इज वन ऑफ द बिगेस्ट हीरोज ऑफ द यूथ अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन चे जो है वो हीरो इसलिए है बिकॉज ही वाज विलिंग टू सैक्रिफाइस दिस लाइफ फॉर अ हायर गोल। लेकिन जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं और आप एक बीच का रास्ता लेते हैं, आप उसके अंदर फिर जो है, आपके आरएसएस वाले मुझे कहते हैं अरे साहब वो थे लेकिन अंग्रेजों से लड़ने के लिए फिर वो जिंदा रहना भी जरूरी है। नहीं जरूरी है, जिंदा रहना जरूरी नहीं है। फिर आपको अपने आदर्शों के लिए यू हैव टू स्टैंड अप। आई स्टिल रिमेंबर, मैं वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को सुन रहा था एक बार, तो ही सेड इन द ग्लोरियस डेज ऑफ इस्लाम we had people who were willing to sacrifice, who were willing to give up everything. Today that is not there in my community. He was saying it and I was appreciating what he said. मोहम्मद साहब ने जो स्ट्रगल करे, पैगंबर ने, वो लिखे हुए हैं, उसको आप पढ़िए, पढ़ना चाहिए लोगों को। Look at the struggles that he went in his lifetime and he said no, this is it, और ये वो आदर्श है and I am going to stick to it and that is how it should be. तो अब आप एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के आते हैं, हमारी कोई सावरकर से दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसको नेशनल आइकन बनाना, अवार्ड्स देना आफ्टर हिज डेथ, कोई उसके खिलाफ बोले तो आप साहब केस कर देंगे, आप उसको घसीटेंगे, उसके बाद आप कहते हैं साहब ये तो कांग्रेस ने भी उनके नाम पे रसीदी टिकट किया था, तो क्या कांग्रेस ने उनको एक्नॉलेज नहीं किया? कांग्रेस ने गलत एक्नॉलेज किया। टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम सम लेफ्टिस्ट ऑपोजिशन, probably they did it, it was wrong, they should not have done it, and today it is a corrective measure by Rahul Gandhi. जब वो क्लियरली कह रहे हैं, जब वो कह रहे हैं तो आप साहब उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये गलत चीजें हैं। तो हमारे हीरो भगत सिंह हैं, हमारे हीरो चंद्रशेखर आजाद हैं, हमारे हीरो वो लोग हैं जिन्होंने कहा कम व्हाट मे वी विल डाई फॉर दिस नेशन। सुभाष चंद्र बोस, कोई जरूरत नहीं थी आईसीएस रहो भाई, एंजॉय द लाइफ, उनको सीपीआई का कैडर भेष बदल करके हिंदुस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते रशिया के बॉर्डर पे ले गया जब वो नजरबंद थे। इट वॉज श्रीपद अमृत डांगे ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बोला आप चलिए, और लड़कों को भेज करके अपने, और वो सारे लड़के जो सुभाष चंद्र बोस को लेकर के यहां से रूस पहुंचे थे, दे वर ऑल मुस्लिम्स। कोई हिंदुस्तानी था, कोई अफगानी था,
उस जमाने में सारा हिंदुस्तानी था यहां से वहां तक, एंड दे वर ऑल कॉमरेड्स एंड कम्युनिस्ट्स एंड फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, जिसको एक क्वेश्चन आज करते हैं, और लेकर के पठानों के रास्ते से पठानों ने मदद करी और सुभाष चंद्र बोस को लेकर के रूस तक पहुंचाया गया। व्हाट डू दे नो अबाउट द हिस्ट्री एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम्स फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल? इन्हें कुछ नहीं मालूम है और गलत भ्रांतियां ये लोगों के बीच में फैलाते हैं। एक ऐसा फेस पेश करते हैं इस्लाम का और उस मजहब का कि एज इफ इट इज नथिंग बट वायलेंस एंड दे आर ऑल आउट टू किल ईच अदर। ये सुभाष चंद्र बोस का मैंने आपको एग्जांपल दिया, द पीपल शुड नो फ्रॉम दिस व्हाट हैपेंड। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के एग्जाम्पल बीजेपी आरएसएस का कोई भी शख्स इस तरह से रख सकता है, क्योंकि उसके लिए पढ़ने की जरूरत होती है। और यहाँ तो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, और प्रोपेगेंडा है कि कैसे मुसलमानों को एक परमानेंटली एक देश का दुश्मन बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं। और अब अगला पड़ाव जो है वो है हिंदू राष्ट्र का। कुछ विश्लेषक तो कहते हैं कि ये ऑलरेडी अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र है, और कुछ विश्लेषक ये भी कहते हैं कि ऑलरेडी जो लोकतंत्र और संविधान है उसको बुलडोज जो है वो किया जा चुका है। अब ये लड़ाई इस बात की है कि कैसे इस संविधान को और इस लोकतंत्र को दोबारा से जिंदा किया जाए। सवाल मेरा ये है विवेक जी आपसे कि टीएमसी में जो हो रहा है, अब 20 सांसद एक ऐसी अननोन पार्टी जिसके मतलब चंद हजार भी जिसको वोट नहीं मिले, अब उसके 20 सांसद हैं। कल की खबर ये है कि उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई अपने सांसदों की, 9 उनके सांसदों उनकी मीटिंग उन्होंने बुलाई, और वो इमरजेंसी मीटिंग थी। उस इमरजेंसी मीटिंग में 9 में से सिर्फ 4 लोग आए, 5 लोग आए ही नहीं, और कहा गया कि उनकी कोई इमरजेंसी थी। अब सोचिए किसी एक क्या हो सकती है, 2 क्या हो सकती है, 5 क्या कैसे हो सकती है? और 9 में से अगर आप देखें तो ये 2/3 का आंकड़ा है। तो अब क्या उसके साथ भी कोई खेल किया जा रहा है? क्योंकि खबर यह है कि शायद उनमें से कुछ जो है वो शिंदे से मिले हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जो 400 पार की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रही, इलेक्शन के जरिए तो वो नहीं कर पाई, क्या इस तरह से वो ये एक 2/3 मेजॉरिटी क्या हासिल करने जा रही है ताकि डिलिमिटेशन जैसे बिल को पास कराया जा सके, या जैसे आप कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र जो है वो डिक्लेयर किया जा सके, इस तरह के जो संवैधानिक बदलाव है जिसमें 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है वो सब किया जा सके? क्या आपको लग रहा है 29 से पहले ये मकसद जो है वो हासिल करना चाहती है बीजेपी? लेकिन बीजेपी से ज्यादा वो लोग विवेक जी जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, जो मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों और सेकुलर वोट से एमपी और एमएलए बने, उनके वो कितने बड़े गद्दार हैं ये तो देश देख रहा है। एब्सोल्युटली। और इस पॉइंट पे आने से पहले मैं जो दर्शक हमारा शो देख रहे हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि भोपाल के, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा इस विषय पे। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है भोपाल में, एंड हु वाज बरकतुल्लाह? मैं चाहूंगा कि पब्लिक इंडिया के श्रोता जाएं और पता करें द काइंड ऑफ अ हीरो दैट ही वाज एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू दिस नेशन एंड द फ्रीडम स्ट्रगल। वो रिफॉर्मिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, एक लीगल एक्सपर्ट थे, एंड हाउ ही फॉट फॉर दिस नेशन। और आज इस फ्रीडम फाइटर, इस योद्धा का नाम उस यूनिवर्सिटी से हटाया जा रहा है, कुछ और रखा जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आदमी मुसलमान था। And I would like the people listening to this show that please go and visit Barkatullah University in Bhopal और पढ़ें उसके बारे में और उस आदमी के बारे में और उस contribution के बारे में। Now coming back to your question, you see, you have to understand, as I've already told you, इनके सारे बिल जो अभी तक हम देखते आए हैं, चाहे फार्मर्स बिल हो, they are all very much anti people। तो ये करते क्या है साहब, उद्योगपतियों के दबाव में आकर के एक बिल ये ले आएंगे। पहले ब्रूट मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में, वो पास हो गया। जब पास हो गया तो जनता कह रही है हमारा तो फायदा इसमें है नहीं, फिर ये आपको कन्विंस करेंगे आपका फायदा है, आप मेरी सुनिए, मैं बिल लाया हूं, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? किसानों आपका फायदा है, किसान कह रहा है मेरा फायदा नहीं है। सो देयर इज अ सीरीज ऑफ बिल। यूसीसी इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है इस वक्त, जो मेरे हिसाब से। अगर ये पहला बिल कोई लाएंगे, अगर सुप्रीम मेजॉरिटी होती है, तो यूसीसी है टू क्लिप द विंग्स एंड जो भी फ्रीडम पर्सनल लॉ की मुसलमानों को है उसको खत्म करना है। ये इनका पहला एजेंडा है, दैट इज व्हाट इट इज। अब क्या है, अभी तो मेजॉरिटी है नहीं और राज्यसभा में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बहुत सारे बिल इनके पेंडिंग रह जाते हैं। तो इन लोगों ने बैठ करके निर्णय लिया कि सबसे पहले 2/3 मेजॉरिटी को ले आओ, पता नहीं फिर कभी हम इलेक्ट होंगे नहीं होंगे, धांधली से हम वैसे ही आ रहे हैं नंबर 2 से, और जो बिल जो हमारा संघ का एजेंडा है उसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करो।
हिंदू राष्ट्र हो जाएगा आपका, यूसीसी हो जाएगा, मुसलमान लगभग सेकंड ग्रेड सिटीजन, विदाउट डिक्लेयरिंग इट दे विल बी देयर, सो ऑल दोस थिंग्स आर इन पेंडिंग। अब ये क्या करें, एक एक पार्टी को तोड़ रहे हैं सब। आप पहले इन्होंने शुरुआत करी आम आदमी पार्टी से, उसमें ईडी भेजी, एक व्यक्ति 3 दिन के बाद बीजेपी में आ गया, ही इज एंजॉयिंग लाइफ। एक और के घर पे ईडी भेजी, वो नहीं माना, बोला आई वोन बिकॉज ऑफ अरविंद केजरीवाल, आई विल स्टे विद हिम। तो पता लगा साहब वो जेल में बैठे हैं आज। 7 इन्होंने मेंबर पार्लियामेंट तोड़ लिए। फिर ये पहुंचे बंगाल, वहां पे तृणमूल कांग्रेस का विभाजन किया। और ये जो 20 लोग हैं, ये हर बिल के अंदर जो ब्रेकअवे फैक्शन है, ये बीजेपी को समर्थन देगा। सो नाउ टू पास द बिल्स, आप ऑफिशियली मर्ज नहीं कर रहे हो, मत करो, या हो सकता है आगे 4 महीने बाद ये मर्ज कर जाए कि वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ द बीजेपी, या इनमें से आधे चले जाएं। सो इट्स अ प्रोसेस विच दे आर ट्राइंग टू डू, और अब वो शिवसेना के साथ भी शुरू हुआ है। अब आ जाते हैं जो मेन बात है, जो खतरनाक बात, दैट इज उत्तर प्रदेश। क्योंकि ये कहा जाता है कि देश की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर के जाता है। तो ये लोग बंगाल की में ममता को हटाने के बाद इन्होंने पहली चीज जो करी, हिंदूवादी संगठनों ने, दे स्टार्टेड चैलेंजिंग अखिलेश एंड दे सेड कि अब तुम्हारा नंबर अगला है, तुम्हें डेसिमेट करेंगे 2027 में, तुम्हारी पार्टी भी खत्म करेंगे, उसमें तोड़ भी लाएंगे, एंड वी आर गोइंग टू गेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। और फिर डिबेटें कराई गई साहब, क्या रीजनल पार्टीज का अस्तित्व समाप्त हो गया है? एंड इंटेलिजेंटली आई मस्ट कांग्रेचुलेट कि राहुल गांधी यूज्ड हिज माइंड। वो गए, ममता से मिले, दिल्ली में भी ममता को और अभिषेक बनर्जी को बुलाया और बोला अकेले अब आप नहीं लड़ पाएंगी, एंड इट्स बेटर, इट्स पॉसिबल फॉर यू, यू कम एंड मर्ज विद अस। आप यहीं से निकले थे, वापस आइए। शरद पवार भविष्य नहीं है, ही इज नॉट वेल, एज फैक्टर है, देयर इज नो फ्यूचर। These parties are slowly going to finish off. If you join a bigger tree, there's no harm. अगर आप उतने स्ट्रॉन्ग पहले की तरह थे, लेकिन पहले की व्यवस्था अलग थी, तब पहले देश को कांग्रेस और लेफ्ट चलाते थे, हारते थे, जीतते थे, सबका स्वागत था, रीजनल पार्टीज की अपनी सरकारें थी। आज वो सब सिस्टम समाप्त। बीजेपी वांट्स अ डिफरेंट पैटर्न। ये वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ भी आना चाहते हैं, उसका बिल भी पास होगा। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा खतरा है, ये डीलिमिटेशन का बिल लाना चाहते हैं, जिससे कॉन्स्टिट्यूएंसीज इनके हिसाब से हो, दक्षिण भारत का जो स्टेक है पार्लियामेंट में, उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस किया जाए, और इधर उत्तरी भारत में जहां इनका एक गढ़ है संघ का, जैसे मध्य प्रदेश जैसे राज्य, सीटें ड्रास्टिकली बढ़ाएं। कहा जा रहा है 120 130 सीटें उत्तर प्रदेश से हो जाएंगी। दिस इज द होल गेम, इट इज अ सिनिस्टर प्लानिंग। अनफॉर्चुनेटली सारा तंत्र कब्जे में है, एंड you are one of the few journalists who are trying to fight out. Everybody in this nation is compromised. Your national media, your journalists, social media वाले आवाज उठाते हैं, चैनल आप बंद कर देते हैं, फिर वो केस लड़ता रहे। एक YouTube चैनल चलाने वाला व्यक्ति, he is not like the Ambanis or the Adanis or he's somebody big. He's just a middle class person trying to give his opinion because he's an intelligent person. It is because of his intellect and education. और आप उसको तंत्र से क्रश करते हैं। आप अजीब अजीब चीजें बोलते हैं कि आपका चैनल जो है वो इट इज नॉट इन द फेवर ऑफ द नेशन। दिस इज द गेम गोइंग ऑन। वॉइस ऑफ डिसेंट इज गोइंग टू बी स्टॉप्ड। सो दीज आर डेंजरस टाइम्स फॉर द नेशन। आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग, बट व्हाटएवर इट इज, टू मी द फ्यूचर डजंट लुक ब्राइट। आई विल बी वेरी क्लियर। बिल्कुल हम सब साफ तौर पर देख भी पा रहे हैं, और हर रोज, हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते इलेक्शन के साथ, ये जो तस्वीर है, ये लोकतंत्र की, ये ब्राइट लोकतंत्र की, ये धुंधली नहीं बिल्कुल काली पड़ती हुई एक तरह से नजर आ रही है। और आने वाले टाइम और ज्यादा खतरनाक होने जा रहे हैं। और अभी भी जो ये कुछ नेता या फिर पार्टियां अगर अभी भी अपने जाती इंटरेस्ट को साइड में रखकर अगर अभी भी ये नहीं सोचना चाहते हैं, तो फिर इनका हश्र भी वही होने जा रहा है जो बाकी इनसे पहले का हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार, थैंक यू।